सिर्फ 19 अभी पार्टिसिपेंट हैं। जी सर आ रहे हैं। और सर मैंने आपको होस्ट बना दी है, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, शुरू करें कि वेट करना है अभी? सर स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसके बाद ये इफ्तारी का टाइम है ना, फीमेल्स ने इफ्तारी रेडी करनी है तो थोड़ा। जी, तो हमने सी पार्ट तक डिस्कस कर लिया था। अब डी पार्ट क्या है? प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिटर्न इफ R&D एक्सपेंडिचर 30 एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 50। कहता है कि अगर R&D एक्सपेंडिचर 30 कर दिए जाए, मीन 30,000 कर दिए जाए, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 50,000 कर दी जाए, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? आपने X1 की जगह 30 पुट करना है और X2 की जगह 50 पुट करना है। आपने जो मॉडल डेवलप किया है इसमें X1 की जगह 30 और X2 की जगह 50। अगर वो कहता 20 और 25 पे बताएं, तो आपने 20 और 25 पुट कर देना था। जो X1 X2 वो कहेगा उसको आपने पुट करके सिंप्लीफाई करके यहाँ आंसर लिख दें। ई पार्ट है टेस्ट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल। इसके लिए ये अदर स्टेटमेंट है टेस्ट दी हाइपोथेसिस बीटा 1 बीटा 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टेस्ट दी हाइपोथेसिस बीटा 1 बीटा 2 बोथ आर इक्वल टू 0 या टेस्ट दी ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ दी रिग्रेशन मॉडल। तो फर्स्ट स्टेप है एच नॉट बीटा 1 बीटा 2 बोथ आर इक्वल टू 0 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है एटलीस्ट एनी वन ऑफ द बीटा इज नॉन जीरो। मे बी बीटा 1 0 है लेकिन बीटा 2 0 नहीं है, मे बी बीटा 1 0 नहीं है बीटा 2 0 है, या मे बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक एफ टेस्ट यूज करेंगे थ्रू दी अनोवा टेबल। कैलकुलेशन में अनोवा टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करना है, उसके 6 कॉलम बनेंगे। सिंपल रिग्रेशन में भी 6 ही बनाए थे। जहां पे भी अनोवा यूज होना है 6 कॉलम आपने क्रिएट करने हैं। पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरा सम ऑफ स्क्वायर, चौथा मीन स्क्वायर, पांचवा एफ कैलकुलेटेड और छठा जो कॉलम है वो एफ टेबल में। तो रिग्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखनी है? कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कितने हैं? 2। k नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट विच इज 2, n minus 1 विच इज इक्वल टू 14, क्योंकि n नंबर ऑफ वैल्यूज 14 है। 15 है, उसमें से एक कम करेंगे तो 14 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आपके पास ये रिग्रेशन को एब्रीवेट करके लिख लेते हैं जी। उसके बाद SS सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन ये निकाला हुआ है। जब आर स्क्वायर आपने निकाला तो उस वक्त ये कैलकुलेट कर लेते हैं 637.125 और TSS टोटल सम ऑफ स्क्वायर 641.733। ये दोनों वैल्यू इस अनोवा टेबल में पुट कर देंगे। 641.733 माइनस 637.125, ये दोनों जब SS एरर कैसे निकालेंगे? 641.733 जो फार्मूला आपने पहले किया हुआ है, SS error which will be equal to TSS minus SSR which is equal to ये जितना भी है TSS 641 पॉइंट समथिंग होगा 733 माइनस 637.125।
which is equal to 4.0608। आपने 641.733 में से 637.125 माइनस करेंगे तो ये इधर लिख देंगे। एसएस एरर पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए उसमें अलग से निकाला होता है, तो आप अलग से भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है उसका कि एसएस एरर इज इक्वल टू टीएसएस माइनस एसएस आर। ये एसएस रिग्रेशन को एसएसआर, एसएसई एरर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, तो एरर पूरा लिखने की बजाय ई लिख दिया, रिग्रेशन पूरा लिखने की बजाय आर लिख दिया, एसएस टोटल की बजाय टी लिख दिया। तो टीएसएस टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एसएसआर रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, एसएस एरर एरर सम ऑफ स्क्वायर, एसएसई। एमएस का फार्मूला होता है, आपने एसएस को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है। जब 637 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 318 ये आएगा, 4.608 को 12 पे तो ये आएगा। अब एफ कैलकुलेटेड फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 318.563 डिवाइडेड बाय 0.384, दोनों की रेशो लेंगे तो ये 829 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। एफ कैलकुलेटेड सिर्फ रिग्रेशन का होना है। रिग्रेशन का कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है MSR ओवर SSE, MSR ओवर MSE, ये दो चीजें यूज हो। तो ये 29.56 एफ टेबल वैल्यू, एफ 0.05, 2 और 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 ये है और एरर की 12 है, 2 12 पे 3.8। Since f calculated which is greater than f table value, therefore we reject h naught and conclude that regression model is overall significant. Regression model is overall significant. Model is overall significant. जब आपका मॉडल ओवरऑल सिग्निफिकेंट है या आपने एच नॉट रिजेक्ट कर देना है, तो अगला काम स्टार्ट हो जाता है कि आपने अलग अलग अब टेस्ट करना है, यानी पार्शियल इफेक्ट अब आप टेस्ट करेंगे। x1 का इफेक्ट अलग टेस्ट करेंगे, x2 का इफेक्ट अलग टेस्ट करेंगे। बेसिकली x1 का इफेक्ट है क्या, टेस्ट वेदर R&D एक्सपेंडिचर। R&D एक्सपेंडिचर को क्या नाम दिया है आपने, x1 का। तो x1 का इफेक्ट आपने देखना है, ये पार्शियल इफेक्ट एज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न को आपने क्या नाम दिया हुआ है, y का। आपने x1 का y के साथ रिलेशन देखना है कि सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है। इसको पार्शियल इफेक्ट इसलिए मैंने कहा क्योंकि ऊपर आपने ओवरऑल में x1 x2 दोनों का कंबाइंड बिहेवियर देखा, अब आप x1 का अलग देखेंगे और x2 का अलग देखेंगे। ड्यू टू दैट रीजन वी से दैट पार्शियल। हाइपोथेसिस पार्शियल में क्या होगा, जिसका इफेक्ट देख रहे हैं x1 का देख रहे हैं, x1 का कोफिशिएंट b1 है, b1 किसके अगेंस्ट जाता है पॉपुलेशन में, बीटा 1 के अगेंस्ट। क्योंकि ऊपर आप मॉडल देखें, जब मैंने मॉडल लिखे थे बीटा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग b1 था, बीटा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग b2 था। अगर x1 को टेस्ट करना है तो आपने बेसिकली बीटा 1 को टेस्ट करना है, जब x2 के इफेक्ट को टेस्ट करना है तो बीटा 2 को करना है। क्योंकि x1 का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देखा जा सकता, थ्रू दी बीटा 1 देखा जा सकता है। बीटा 1 वो कंट्रीब्यूशन है जो x1 की वजह से y में हो रही है। तो सो टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ x1 ऑन y, we technically test the coefficient of x1, बीटा 1 को हम टेस्ट करेंगे। इसी तरह जब x2 का इफेक्ट देखना है तो x2 का इफेक्ट बता कौन रहा है, x2 डायरेक्ट तो नहीं बता सकता, बीटा 2 बेसिकली बता रहा है। तो ये आपने बीटा 1 इज इक्वल टू 0, बीटा 1 नॉट इक्वल टू 0। फिर इसमें लेवल ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक टी, फार्मूला b1 बीटा 1 sp1। अगर बीटा 1 टेस्ट कर रहे हैं तो इसका सैंपल बिहेवियर होगा b1 और b1 का नीचे स्टैंडर्ड एरर sp1। sp1 भी गिवन है, b1 भी गिवन है, बीटा 1 भी गिवन है, सारा कुछ पुट किया सिंपल रिग्रेशन की तरह 14.86 और ये टी टेबल वैल्यू ऐसे ही निकालते आ रहे हैं, टी अल्फा बाई 2 n माइनस के माइनस 1 तो टी 0.02
5 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टेबल देखेंगे तो 2.179। कंक्लूजन में टी कैलकुलेटेड 14 है और टी टेबल वैल्यू 2 है, तो 14 अल्टीमेटली ग्रेटर देन 2, so we reject H naught and conclude that the R&D expenditure has a significant effect on rate of return। ये आपका R&D एक्सपेंडिचर का इफेक्ट हो गया मॉडल के ऊपर। और सिमिलरली जब आपने ये चीज देखनी है, टेस्ट वेदर द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिटर्न। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का कोफिशिएंट क्या है? बीटा 2। तो आपने बीटा 2 को टेस्ट करना है। सेम प्रोसीजर, फार्मूला में कोई चेंज नहीं है। बीटा 2 को टेस्ट करना है तो B2 आ जाएगा, बीटा 1 को टेस्ट करना है तो B1 आ जाएगा। अगर B2 इधर आ रहा है तो SB2। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ B2 को SB2 भी लिख सकते हैं, ऊपर जैसे SB1 लिखा है। पुट किया, पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास 3.68। फिर वैसे ही कैलकुलेटेड टेबुलेटेड वैल्यू लेंगे, फिर इसका कंक्लूजन भी वैसे ही। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 1 फाइंड करना है, बीटा 2 फाइंड करना है, बीटा 3, जितने भी आपके पास मॉडल में टर्म्स बढ़ती जाएंगी, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। B1 प्लस माइनस बीटा 1 का करना है तो B1 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2n माइनस के माइनस 1 स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1। इसको SB1 भी लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि आपने SEB1 लिखना है। फिर ब्रैकेट खत्म कर देंगे अगर डायरेक्ट S लिखना है। ऊपर SB1 मैंने लिखा हुआ है, कंफ्यूज ही ना हो कि ये SEB1 कहाँ से आ गया। तो B1 की वैल्यू 1.0744, 2 डिजिट तक लिखनी है तो 1.07 लिखें। SB1 दिया हुआ है ऊपर, जब मैंने आउटपुट दी थी तो आउटपुट में SB1 SB2 ये दिया हुआ है 0.0723 और SB2 है 0.0654। तो ये आप इधर पुट कर देंगे और ये टेबल से वैल्यू देखेंगे 2.179। जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.917 1.232 आ जाएगा अगर 3 डिजिट तक। बीटा 2 का अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना है तो B2 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2n माइनस के माइनस 1 स्टैंडर्ड एरर ऑफ B2। ये भी इसी तरह जैसे ये मैंने लिखा है वैसे ही इसको भी लिखा जा सकता है। तो B2 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 SB2 भी आपके पास है, वो ऊपर सारा गिवन है। तो B2 की वैल्यू 0.24, SB2 की वैल्यू 0.0654 और टी अल्फा बाई 2n माइनस के माइनस 1 ये टी टेबल से देखना है आपने, तो ये 2.179। अगर मजीद इसकी डिटेल में जाना है तो यूं लिख देते हैं अल्फा बाई 2
ये होगा 0.025 क्योंकि अल्फा आपका 0.05, n 15 है, -k2 है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 में से 3 निकालेंगे, तो ये 15 में से 3 तो 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये फुल डिटेल के साथ अगर कोई चीज़ करनी है तो उसके बाद आपने वैल्यू पुट कर देनी है B2 की जगह। ये टेबल से देखेंगे इतना पोर्शन किसके अगेंस्ट, 12 के अगेंस्ट 0.025 के नीचे, तो B2 की वैल्यू लिखेंगे SB2, ये टेबल से देख के लिखेंगे, तो ये β2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। ये फॉर 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल मैंने कंप्लीट किया। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फॉर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये मैं डिस्कस करूंगा फिर नेक्स्ट किसी क्लास में, ताकि जो पार्टिसिपेंट कम है, वैसे तो 35 हैं, वो 7-8 ने 6-7 ने तो पढ़नी नहीं क्लास। क्यों जी CR कंटिन्यू रखूं? नहीं सर, टाइम हो रहा है। अच्छा टाइम यार 6:30 क्या हुआ है टाइम? पूछ लें क्लास से। 5:30। हाँ 5:30 हुए, पूछ लें क्लास से कंटिन्यू रखना है कि इसको नेक्स्ट टाइम 3 वाली मैं एक एग्जांपल नेक्स्ट टाइम फिर करवा दूंगा। अगर अभी कंटिन्यू करना है तो अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं जी। सर नेक्स्ट टाइम करवा दें। अच्छा जी ठीक, लगता है आपके जिम्मे अफ्तारी की तैयारी करना। जी सर। जाहिर है मोस्टली आजकल पेरेंट्स तो यही सोचते हैं कुड़ियां तो वेलियां घर है किहड़ा हुण पढ़न जांदियां यूनिवर्सिटी, ये नहीं पता कि ये तो पहले से भी ज्यादा टाइट माहौल कर दिया यूनिवर्सिटी। तो एनी हो, ये भी जिंदगी का इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये भी इंजॉय करना चाहिए, पेरेंट्स की खिदमत करनी चाहिए, बहन भाइयों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सिर्फ सर वो जी 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 सर बोलें। नेक्स्ट क्लास का था टाइमिंग का कि सुबह सहरी के बाद 4:50 पे रख लें। ये क्लास आपस में डिसाइड कर ले, आई हैव नो इशू, ठीक है सर सारी के जी सर। बाद नहीं सही टाइम जी, सारी के बाद नहीं सर, दिन में रखिए प्लीज सर, सारी के बाद नहीं सही टाइम सर, दिन में रखिए जी किसी के।